हाँ तो भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। पुराने वाले लेक्चर्स देखे? सेम ही डायलॉग आएगा मेरा। नहीं देखे तो देख लेना, क्योंकि मेरा काम है आगे से आगे पढ़ाते जाना। अब वो बचे हुए लेक्चर्स को पूरा करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? अभी तक अपन ने पढ़ लिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है और हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी पढ़ ली है। और उसके आगे हमने और पढ़ लिया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, लेकिन उसकी एक स्पेशल कंडीशन हमारे पास में क्या होती है कि आपके जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है वो सबके साथ इनर्शियल होने चाहिए, और इनर्शियल फ्रेम्स के लिए ही आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था। अब हमने बोला था कि इसी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने देखा कि कुछ क्वांटिटीज थी जो कि चेंज हो जाती है, जैसे कि हमारे पास में पोजीशन आ गया, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन वहीं पे हमारे पास में अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो हमारा चेंज नहीं होता, और अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता तो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है तो वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ लॉज की। जैसे कि हमने बोला था कि इनर्शियल फ्रेम्स जो होते हैं उसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, तो यहाँ पे भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी तो किसकी बात कर रहा है? वो भी बात कर रहा है इनर्शियल फ्रेम्स की। तो क्या इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर वो सारे लॉज वैलिड होते हैं, या फिर और भी जो फिजिकल लॉज हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का नियम, क्या ये सारे लॉ यहाँ पे बदल जाते हैं? कोई अलग फॉर्म हमारे को देखने को मिलता है, या ये वैसे के वैसे ही रहते हैं? ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ, हेडिंग डालो प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस। हिंदी में लिखो गैलीलियन निश्चरता का सिद्धांत। इनवेरियंस मतलब निश्चरता, गैलीलियन निश्चरता सिद्धांत। अब ये सिद्धांत तुम्हारे को क्या बोलता है? ये हमारे को बोल रहा है कि अगर हमारे पास में मान लो फ्रेम्स हैं, ठीक है, तो जो फंडामेंटल लॉज रहेंगे, जैसे कि हमने क्या क्या बात करी, फंडामेंटल लॉज में क्या क्या आ जाएगा? न्यूटन के लॉ आ जाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा, या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाएगा। ये सारे के सारे लॉज क्या होते हैं? इनवेरिएंट रहते हैं। यानी कि अगर आप एक फ्रेम S है, ये मान लो तुम्हारा फ्रेम S है, और वहीं पे ये दूसरा फ्रेम क्या है? S प्राइम है, तो अगर इस फ्रेम के अंदर तुम एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ तो कहीं, और यहां से O से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो और यहाँ पे तुमने इस फ्रेम में एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, तो वहीं पे अगर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर तुम उस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वहां पे भी वो लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। सेम टाइप का तुम्हारे को एक फॉर्मेशन देगा, उसके अंदर कोई भी चेंज देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा, और इसीलिए इसे बोला जाता है गैलीलियन का निश्चरता का सिद्धांत। इनवेरिएंस यानी कि आपके जो लॉज है वो बदलते नहीं है। निश्चरता मतलब यानी कि वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो एक उसी टाइप का फॉर्म आपको देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ आपको क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ आपको बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है, तो यानी कि आपका पार्टिकल क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो है तो यानी कि या तो वो क्या होगा? रेस्ट पे होगा, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अगर मान लीजिए आप एस फ्रेम में यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो किसी इस पार्टिकल को देख रहा है, तो अगर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स इनवेरियंस, यानी कि न्यूटन के लॉज चेंज नहीं होते हैं। तो यही अपन पढ़ लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा गैलीलियन के बारे में लिख लेते हैं।
गैलीलियन इनवेरिएंस के बारे में। कहाँ है भैया? हाँ भाई, तो इसमें लिखो all the physical laws, all the physical laws या फिर कह लो फंडामेंटल लॉज, all the fundamental laws of physics remain invariant under Galilean transformation। हिंदी में लिखो भौतिकी के मूल नियम, भौतिकी के मूल नियम गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहते हैं, निश्चर रहते हैं यानी बदलते नहीं हैं। इस लॉ को और भी नाम दिया जाता है, जैसे कि इसे बोला जाता है क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोला जाता है? क्लासिकल लॉ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, या फिर इसी को और बोला जाता है न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें लिखो इट इज also known as classical principle of relativity और न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। हिंदी में लिखो इसे आपेक्षिकता, इसे आपेक्षिकता का चिरसम्मत सिद्धांत, इसे आपेक्षिकता का चिरसम्मत सिद्धांत या न्यूटन का आपेक्षिकता सिद्धांत कहा जाता है। न्यूटन का आपेक्षिकता सिद्धांत कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा गया था, इसके पीछे का रीजन कह लो या फिर कह लो कि एक हाइपोथेसिस हमने माना था कि जो स्पेस और टाइम होता है, यानी कि किसी भी पार्टिकल की स्थिति है और समय है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं। इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। यानी कि हमने क्या बोला था, अभी तक हमने जितने भी फ्रेम्स पढ़े थे, हमने क्या बोला था कि अगर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन के लिए क्या बोला था कि दोनों टी टाइम पर ही उसको देख रहे होंगे। और ऐसा हमने तब कहा था कि जब हमारा ये फ्रेम है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू करे, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं भी चल रहा, रुका हुआ भी है, तब भी हमने बात करी थी। लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए, क्या कर जाए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए,
तब वहां पे स्पेस और टाइम इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। वहां पे जिस प्रकार यहाँ पे आपके पास में टाइम क्या था, दोनों फ्रेम्स के लिए सेम आया था, इस केस के अंदर आपके पास में ये चीज नहीं रहेगी। यहाँ पे आपका टाइम भी अलग तरीके से मेजर होगा, और वो भी क्या होगा, पोजीशन पे डिपेंड करता हुआ आपको दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं क्या नाम बोलते हैं उसे, दिमाग से निकल गया मेरे तो, एक सेकेंड रुको, हाँ लॉरेंज, साहब दिमाग से निकल गया, हाँ उसे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास में आएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही शुरू करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे कि अब हमारा फ्रेम क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू हो जाता है। वहां पे भी हम सेम टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और वहां पे भी सेम वही चीज निकालेंगे कि x प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या निकला था, x माइनस vt निकला था, वहां पे भी क्या यही चीज आएगी या फिर कुछ बदलाव होगा, क्योंकि अब क्या है, अब आपका टाइम और पोजीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पे एक फैक्टर गामा का और एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो कि इस लेक्चर के बाद में अपन पढ़ेंगे। तो अभी इसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपन जब STR आएगा तभी बात करेंगे। तो यहाँ हमारे लिए क्या जानने वाली बात है कि पहली चीज तो आपका जो फ्रेम है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं करना चाहिए। जब तक वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं करेगा तब तक ही हमारा ये गैलीलियन इन्वेरियंस का प्रिंसिपल मान्य होगा। अगर वो अप्रोच कर जाता है तो चीजें वहां पे बदल जाएगी, आपके लॉज वहां पे अलग अलग तरीके से मेजर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें लिखो, इट इज बेस्ड ऑन द hypothesis that position and time are independent quantities, कि स्पेस और टाइम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और कब तक स्पेस और टाइम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, जब तक कि पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं करती है। तो इसी से हमारा एक और पॉइंट क्या बन जाता है, हियर द वेलोसिटी should not approach the speed of light। हिंदी में लिखो, यह इस परिकल्पना पर आधारित है, यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि स्थिति तथा समय परस्पर अनाश्रित हैं। स्थिति तथा समय परस्पर अनाश्रित हैं। यहां कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है। यहां कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है। तो समझ में आया? गैलीलियन इनवेरियंस का मतलब कि हमारे जो फिजिकल लॉज हैं वो नहीं बदलेंगे अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। इवन दो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमने चेंज होते हुए देखी थी कि हमारा पोजीशन बदल जाता है, हमारी वेलोसिटी बदल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी थी जो कि नहीं बदलती है। उसी तरीके से कुछ ऐसे लॉज भी होते हैं जो कि फ्रेम के साथ में नहीं बदलते हैं। एक सेम ही टाइप का पैटर्न आपको वहां पे भी देखने को मिलता है। कब वैलिड होगा?
जब तक आपका पार्टिकल उसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं करती है। अगर वो अप्रोच कर जाएगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो इसी में पहले लॉ की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला ही आ जाता है इनवेरियंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में लिखो, गैलीलियन रूपांतरण में न्यूटन के गति के नियमों की निश्चलता। गैलीलियन रूपांतरण में न्यूटन के गति के नियमों की निश्चलता। तो जैसा कि हमने बोला फिजिकल लॉ नहीं बदलते हैं, तो प्रूव भी कर लेते हैं कि भाई सेम रहते हैं कि नहीं रहते। तो हमारे पास में न्यूटन का पहला लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे को क्या बोलता है कि कोई भी पार्टिकल तब तक रेस्ट पे रहेगा या तब तक मोशन करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अगर मान लीजिए फोर्स नहीं है तो वो या तो रुका हुआ ही रहेगा या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो अब हम मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, दो फ्रेम्स हैं, हमारा तो ठिकाना वही है ना, लेकिन अब हम पहले एक फ्रेम की बात करेंगे और उसी को लेके हम प्रूव कर देंगे कि भैया दूसरे के अंदर भी ये चीज सेम ही रहती है। तो लिखो, let us consider that as be any inertial frame of reference। क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होना चाहिए, इनर्शियल होना चाहिए। माना एस कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, if F be any external force acting on a particle of mass m in S frame which produces acceleration a, then अब कोई एक पार्टिकल है तुम्हारे पास में, उसका मास क्या है, m है, और अब तुमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया है, F फोर्स लगाया है, तो उसके अंदर क्या होगा, फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, F इज इक्वल टू एम ए, क्या आएगी, F इज इक्वल टू एम ए। हिंदी में लिखो, यदि S निर्देश तंत्र में
यदि एस निर्देश तंत्र में कण पर कोई बाह्य बल F कार्यरत है, जिसके कारण त्वरण A उत्पन्न होता है, जिसके कारण त्वरण A उत्पन्न होता है, तो F इज इक्वल टू ma। if the acceleration observed from S prime frame is A prime, and mass of the particle is invariant, then the external force on the particle in S prime frame will be, S प्राइम के अंदर क्या हो जाएगा, F प्राइम ऑब्जर्व होगा, मास क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है तो वो m रह जाएगा, और एक्सेलरेशन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, A प्राइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसे क्या हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे मास के लिए हमने स्पेशली एक लाइन लिखी है कि जो मास है वो भी इनवेरिएंट है, यानी कि वो बदल नहीं रहा है। जब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पढ़ते हैं तब ये चीज चेंज हो जाती है, वहां पे मास में भी चेंज होता है। अगर मान लीजिए पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देता है तो वहां पे मास डाइल्यूशन की कंडीशन आती है, लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मास आपका सेम ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड से मूव कर रहा है। हिंदी में लिखो, यदि S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यदि S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का त्वरण A प्राइम हो, यदि S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का त्वरण A प्राइम हो तथा कण का द्रव्यमान निश्चर हो, तो S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण पर लगने वाले बल का मान F प्राइम इज इक्वल टू m A प्राइम। ये हो गया। अब
according to Galilean ट्रांसफॉर्मेशन। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसी भी फ्रेम के लिए नहीं बदलता है। अगर दोनों इनर्शियल फ्रेम्स हैं तो उनके अंदर पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमें सेम ही मिलता है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्राइम हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 बिकम्स f प्राइम इज इक्वल टू एम ए प्राइम था और a इज इक्वल टू क्या है, a प्राइम है, तो मैं उसको एम ए लिख दूं। और ये एम ए किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू है। तो यहां से हमारे को क्या पता चल रहा है कि दोनों में फोर्स की वैल्यू सेम है। ये चीज तुम ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हो, ये कोई नई चीज नहीं निकाली है तुमने। ये तुम पहली वाली क्लास के अंदर वहां पे भी तुम बोल चुके थे कि अगर एक्सेलरेशन तुम्हारे पास में सेम है, दोनों तरफ तुमने मास से मल्टीप्लाई किया था और तुमने बोल दिया था कि ये तुम्हारे पास में सेम ही आता है। तो दोनों फ्रेम्स के अंदर फोर्स की वैल्यू सेम है। दैट मीन्स कि अगर किसी एक फ्रेम के अंदर, अगर इस फ्रेम के अंदर f की वैल्यू 0 हो जाए तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, f प्राइम को भी 0 होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके कारण इस फ्रेम में भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। और यही तो हमारा क्या होता है, न्यूटन का पहला नियम होता है। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। तो इसमें लिखो if the force in S frame is 0, then it will either move with a constant velocity or be in rest। हिंदी में लिखो, यदि S निर्देश तंत्र में, यदि S निर्देश तंत्र में बल का मान 0 है, बल का मान 0 है, तो कण या तो स्थिर होगा या नियत वेग से गतिमान रहेगा। अब क्योंकि f 0 है तो इक्वेशन 3 हमारे को क्या बोलती है, f प्राइम भी 0 हो जाएगा। ड्यू टू zero value of f prime will also become 0 from equation 3, which means particle in S prime frame will also either move with a constant velocity or be in rest।
एफ के शून्य मान के कारण एफ के शून्य मान के कारण एफ प्राइम भी शून्य हो जाएगा समीकरण 3 से, अर्थात एस प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष भी एस प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष भी कण या तो स्थिर होगा या नियत वेग से गतिमान होगा। It shows invariance the invariance of Newton's first law of यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम की निश्चलता को दर्शाता है। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम की निश्चलता को दर्शाता है। पहला लूप प्रूफ हो गया। अब चलो बात करते हैं सेकंड की। सेकेंड लॉ हमारे को क्या बताता है? फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फोर्स कितना लगता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर लगता है। तो चलो देखते हैं क्या एस प्राइम फ्रेम में भी ऐसा ही कुछ लग रहा होगा क्या। तो अब इसमें लिखो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, और इसमें लिखो let us consider या फिर एक काम करो, पहले सेकेंड लॉ ही लिख लेते हैं कि सेकेंड लॉ हमारे को बोलता क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड law of motion, according to Newton's second law of motion, force is proportional to the rate of change of momentum। फोर्स की जगह यहाँ पे एप्लाइड फोर्स, एप्लाइड फोर्स इज proportional to the rate of change of momentum। तो यहां से इन एस फ्रेम में फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू dp बाई dt हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। इन एस प्राइम फ्रेम F प्राइम था और वो कितना हो जाएगा? dp प्राइम अपॉन dt। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, हम क्या बोल सकते हैं? dp अपॉन dt इज इक्वल टू dp प्राइम अपॉन dt। तो ये भी क्या है? दोनों एक सेम पैटर्न ही दे रहे हैं।
जिस टाइप का यहाँ पे फोर्स दिख रहा है उसी तरीके का हमारे को एस प्राइम में भी फोर्स देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मोमेंटम की वैल्यू सेम हो गई है दोनों के अंदर, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे P इज इक्वल टू P प्राइम हो जाएगा, क्योंकि हम ये चीज पढ़ के आए हैं कि मोमेंटम की वैल्यू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाती है। इनवेरिएंस का मतलब क्या है कि आपको फॉर्मेट दोनों का सेम मिलता है, जैसे कि वहां पे F था तो वहां पे आपको F प्राइम मिल रहा होगा, यहाँ पे dp अपॉन dt है अगर s प्राइम के रिस्पेक्ट में, तो s प्राइम के रिस्पेक्ट में वहां पे dp प्राइम अपॉन dt मिलेगा, यानी कि सेम टाइम का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा टर्म आपको वहां पे देखने को नहीं मिल रही है। इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। हिंदी में लिखो, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होती है, उस पर लगे बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां से इक्वेशन 4 आ जाएगी। इट शोज द इनवेरिएंस इनवेरिएंस के स्पेलिंग गलत लिखे ना, इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यह है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की निश्चलता को दर्शाता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की निश्चलता को दर्शाता है। तो अब थर्ड वाले की भी बात कर लो। थर्ड वाले को ऐसा कुछ पर्टिकुलर निकालने की जरूरत नहीं है, तुम वो चीज फर्स्ट वाले से ही बोल चुके हो कि अगर फोर्स की वैल्यू बराबर है तो हम थर्ड लॉ के अंदर क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स ही तो है, तो अगर इसके अंदर एस और एस प्राइम फ्रेम के अंदर तुम्हारे पास में फोर्सेस की वैल्यू बराबर है, तो एक्शन फोर्स की वैल्यू बराबर होगी और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू भी बराबर होगी। तो उसको ऐसे कुछ अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको हम फर्स्ट लॉ से ही बता देंगे। इसमें लिखो थर्ड लॉ, और इसमें लिखो because F is equal to F prime और force remain invariant under Galilean transformation, then value of action and reaction force will also be invariant। चूंकि F इज इक्वल टू F प्राइम, चूंकि F इज इक्वल टू F प्राइम
या बल का मान गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर है, तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल का मान भी निश्चर होगा। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल का मान भी निश्चर होगा। इट मीन्स न्यूटन्स third law is also invariant under Galilean ट्रांसफॉर्मेशन। इसका अर्थ है न्यूटन के गति का तृतीय नियम भी गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर है। गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर है। तो न्यूटन के तीनों लॉज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि जैसे एस प्राइम में दिखेंगे उसी तरीके से हमारे को एस प्राइम में भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी फोर्स की या फिर पार्टिकल किसी अलग तरीके से मूव करना शुरू कर देगा, नहीं। जिस तरीके से अगर एस में अगर पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा तो एस प्राइम के रिस्पेक्ट में भी पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि पार्टिकल आपका या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। उसी तरीके से जैसा चेंज आपको एस प्राइम में देखने को मिलता है मोमेंटम में, उसी तरीके का आपको चेंज यहाँ पे एस प्राइम के रिस्पेक्ट में देखने को मिलेगा। और क्योंकि फोर्सेस की वैल्यू बराबर है तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस भी आपस में क्या रहेंगे, एक तरीके से आपको सेम ही पैटर्न में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास में न्यूटन लॉ हो गए। इसके अलावा और कौन कौन से फिजिकल लॉ थे? एक था हमारे पास में एनर्जी कंजर्वेशन और एक था मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कब आती है? मोमेंटम कंजर्वेशन की बात हमारे पास में तब आती है जब हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। यानी कि हमने जो टक्कर के केसेस पढ़े थे वहां पे हमने सबसे ज्यादा हम मोमेंटम कंजर्वेशन की वहीं पे बात करते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन तुमने शायद पढ़ा भी उसी केस के लिए होगा कि वहां पे क्या होता है कि एक हमारे पास में एक पत्थर है, कोई दूसरा पत्थर है, ये u वेलोसिटी से आ रहा है, ये इससे टकराया है, टकराने के बाद में या तो दोनों साथ साथ चिपक के चलने लग गए हैं या फिर क्या है, दोनों के पास में कुछ इंडिविजुअल वेलोसिटीज आ गई है, जिसमें तुमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये जो चीजें तुम पढ़ के आए थे वहां पे तुमने एक टर्म यूज करी थी जिसे बोलते हैं संवेग संरक्षण या मोमेंटम कंजर्वेशन। तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा एस प्राइम में देखने को मिलेगा, क्या वैसा ही हमारे को एस प्राइम में भी देखने को मिलेगा? चलो देखते हैं हम। तो सेकंड लिखो, सेकंड हेडिंग डालो, इनवेरियंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण के नियम की निश्चरता। सॉरी आज के लिए था, आज थोड़ा गला सही नहीं है यार। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है हमारे को? ये हमें बोलता है, डब्बू बोलता है, ऑल द बेस्ट देखे तुम लोगों ने, इसके अंदर होता है ना डब्बू बोलता है,
तो उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे को क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम in the absence of external force, the total momentum of system remain conserved. क्या रहता है, टोटल मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है। यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं हो रही है कि एक पार्टिकल है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में कोलिजन वाला ही केस हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास में m1 मास है, ये m2 मास है, ये u1 से मूव कर रहा है, ये u2 से मूव कर रहा है। अब u1 इज ग्रेटर देन u2 है, तभी तो कोलिजन होगा। अब टकराने के बाद में क्या होगा, मान लो m1 v1 वेलोसिटी से जाने लगा और m2 v2 वेलोसिटी से जाने लगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मोमेंटम कितना आएगा m1 u1, इस पार्टिकल का कितना आएगा m2 u2। इसी तरीके से टकराने के बाद में इस पार्टिकल का मोमेंटम बन जाएगा m1 v1 और इसका क्या हो जाएगा m2 v2। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम की बात नहीं कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि टकराने से पहले का मोमेंटम यानी कि इन दोनों का एडिशन और टकराने के बाद का मोमेंटम यानी कि इन दोनों का एडिशन, ये आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो यानी कि अगर एक का मोमेंटम मान लो बढ़ गया है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास में कुछ वैल्यू आ रही है 5 आ रही है और यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है 7, इन केस टकराने के बाद में इसकी वैल्यू हो गई 7, तो दूसरे वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल सिस्टम का मोमेंटम हमारे पास में क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। प्लस कंडीशन, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आना चाहिए। जब यहाँ पे ये पार्टिकल आके इससे टकरा रहा है तब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी ना काम कर रहा है, ये दोनों क्या होंगे, ये हमारे पास में एक पार्टिकल ऐसे होगा और टकराते वक्त ये पार्टिकल इससे आके ऐसे चिपकेगा, तो दोनों की क्या होगी, सरफेसेस टच होगी और सरफेसेस क्या करेगी, आपस में अंदर नॉर्मल फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे इस सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स थोड़ी लग रहा है, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। समझ आया? तो चलो इसमें लिखते हैं, let us consider a case, let us consider a case where a mass m1 collide with mass m2। एक स्थिति की कल्पना करते हैं, एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां एक द्रव्यमान m1 द्रव्यमान m2 से टक्कर करता है, द्रव्यमान m2 से टक्कर करता है। Assume that the velocity of mass m1 and m2 before and after the collision are u1, u2,
and v1 v2 respectively with respect to S frame. माना द्रव्यमान m1 तथा m2 के S फ्रेम के सापेक्ष S निर्देश तंत्र के सापेक्ष टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात वेग क्रमशः u1 u2 तथा v1 v2 हैं। Similarly, the velocity of m1 and m2 before and after the collision are u1 prime, u2 prime and v1 prime, v2 prime respectively with respect to S prime frame। इसी प्रकार द्रव्यमान m1 तथा m2 का S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष टक्कर से पूर्व तथा पश्चात वेग u1 प्राइम u2 प्राइम तथा v1 प्राइम v2 प्राइम है। इसी प्रकार द्रव्यमान m1 तथा m2 का S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष टक्कर से पूर्व तथा पश्चात प्रारंभिक और या टक्कर के पश्चात वेग u1 प्राइम u2 प्राइम तथा v1 प्राइम v2 प्राइम है। तो according to conservation of momentum in S frame में अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए तो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही होगा। थोड़ा सा केस को समझने के लिए हम डायग्राम में बना लेते हैं कि ये हमारे पास में एक मास है, दूसरा मास है, ये हमारे पास में टक्कर के बाद की कंडीशन है। ये लाइन अच्छी नहीं लग रही, क्या करेंगे हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे। तो ये क्या हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया m1 m2। मास तो चेंज होता ही नहीं है, जब तक हमारे पास में पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं करेगी तब तक मास तो चेंज होगा ही नहीं है। कौन चेंज होगा, ये हमारे पास में u1 वेलोसिटी हो गई, इसकी u2 हो गई, टकराने के बाद इसकी v1 हो गई और इसकी
V2 हो गई। ये हो गया बिफोर कोलिजन और ये हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ के आए हैं, तो क्या वहां पे हमारे पास में हमने ऐसे कुछ रिलेशंस पढ़े थे, वहां पे क्या हमने वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था? तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे को क्या बोल रहा था, कुछ ऐसी चीज बोल रहा था क्या कि v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट, और वी नॉट क्या था, फ्रेम की वेलोसिटी थी, यही हमारे पास में रिलेशन था। तो यहां पे भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन u1 प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 माइनस वी नॉट, u2 प्राइम हो जाएगा u2 माइनस वी नॉट, v1 प्राइम हो जाएगा v1 माइनस वी नॉट, और v2 प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस वी नॉट। हमारे पास में तो क्या है, u1 u2 v1 v2 है, तो यहां से क्या तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो, यहां से तुम्हारे पास में u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 प्राइम प्लस वी नॉट, u2 इज इक्वल टू u2 प्राइम प्लस वी नॉट, v1 इज इक्वल टू v1 प्राइम प्लस वी नॉट, और v2 प्राइम v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस वी नॉट, ये आ जाएगा। इनको हम मिला के सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 into 1 we get क्या मिलेगा, m1, u1 की जगह क्या रखना है, u1 प्राइम प्लस वी नॉट, u2 की जगह u2 प्राइम प्लस वी नॉट इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस वी नॉट प्लस m2 v2 प्राइम प्लस वी नॉट। अब यहां पे देखो m1 v नॉट आएगा, इधर m2 v नॉट आएगा, सिमिलरली यहां पे भी m1 v नॉट आएगा और इधर भी m2 v नॉट आएगा, तो यहां वाला m1 v नॉट यहां वाला m1 v नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां वाला m2 v नॉट यहाँ के m2 v नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉजिटिव में ही तो आ रही है, तो अगर उधर की साइड में भेजो चाहे इधर से इधर भेजो, क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी और वो वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास में, m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब ये चीज क्या आई, यहाँ पे मास तो वही है लेकिन वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में हो गई है, एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो कंजर्वेशन लॉ बना ये किसके रिस्पेक्ट में बना, एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में बना। अब ये देखो, ये फॉर्मेट देखो और इसका फॉर्मेट देखो, क्या दोनों सेम आ रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहता है। इसको इक्वेशन सेकेंड, तो इसको देता था थर्ड, इक्वेशन थर्ड shows that the law of conservation of
momentum is also invariant under Galilean ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे तो ऐसा हिंदी में लिखने वाला कुछ था नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, संवेग संरक्षण के नियमानुसार S निर्देश तंत्र के सापेक्ष संवेग संरक्षण के नियमानुसार m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैलीलियन वेग रूपांतरण के अनुसार ये क्वांटिटीज आ जाएगी। समीकरण 2 को समीकरण 1 पे रखने पर ये चीज आ जाएगी। समीकरण 3 दर्शाता है कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण का नियम निश्चर रहता है। संवेग संरक्षण का नियम निश्चर रहता है। यहाँ पे एक नोट डाल के लिखो बात, नोट लिखो, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इज इनवेरिएंट बट momentum is not invariant under Galilean transformation। The mathematical form will be same, या फिर इसको लिखो the meaning of invariance is that the mathematical form will be same। हिंदी में लिखो, संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर है, लेकिन संवेग निश्चर नहीं है। निश्चरता से तात्पर्य है गणितीय रूप का समान होना। अब इसी तरीके से एक और नियम आता है हमारे पास में, एनर्जी कंजर्वेशन। सुना है नाम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। थर्ड, invariance of law of
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हिंदी में लिखो, ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चरता। ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चरता। अब ये भी सेम चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक एस फ्रेम को ले लेंगे, वहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और उसी के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम बता देंगे कि एस प्राइम फ्रेम के अंदर भी सेम टाइप का फॉर्मेट आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं आगे। According to conservation of energy, according to conservation of energy, the total energy of an isolated system remain constant और कंजर्व्ड। यानी कि सिस्टम अगर तुम्हारा आइसोलेटेड है, यानी कि उसका किसी दूसरे सिस्टम के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तभी तक आपके पास में एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर मान लो तुम्हारे पास में दो सिस्टम है और दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, तब वहां पे तुम्हारी एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही एनर्जी कंजर्व रहेगी। आगे लिखो, लेट two particles of mass m1 and m2। अच्छा, इसको हिंदी में लिखवा दिया क्या मैंने? नहीं लिखवाया। हाँ लिखो इसमें, संवेग संरक्षण के नियमानुसार, संवेग संरक्षण के नियमानुसार, सॉरी ऊर्जा संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय के लिए, विलगित मतलब आइसोलेटेड, विलगित निकाय के लिए ऊर्जा का मान समान या संरक्षित रहता है। ऊर्जा का मान समान या संरक्षित रहता है। आगे लिखो, कोई कोलिजन वाला ही केस कर लेता अपन, m1 और m2 कोलाइड विद ईच अदर। माना द्रव्यमान m1 एवं m2 एक दूसरे से टक्कर करते हैं, if u1 u2 and v1 v2 are velocity of respective particle before and after the collision with respect to S frame respectively, then according to law of energy कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिलाकर इनिशियल और फाइनल बराबर हो जाएगी।
तो पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और टक्कर के बाद में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, यही होगा। साथ में जब टक्कर होती है तब हमारे को टकराने पर कुछ आवाज आती है, कुछ टकराते हैं जब पार्टिकल तो उनकी सरफेसेस थोड़ी गर्म भी होती है, तो यानी कि वहां पे एनर्जी किसी और फॉर्म में यानी कि साउंड फॉर्म में या हीट के फॉर्म में भी इजेक्ट हो रही है। तो ये जो Q है ये उसी एक्स्ट्रा एनर्जी टर्म को बता रहा है। Here Q is equal to energy in other form, energy in other form। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, u1, अब यार वापस थोड़ी ना करके बताऊंगी मैं, u1 प्राइम को ऐसे लेके जाएंगे, डायरेक्ट लिख दूं ना मैं, u1 प्राइम प्लस v नॉट, u2 इज इक्वल टू u2 प्राइम प्लस v नॉट, v1 इज इक्वल टू v1 प्राइम प्लस v नॉट, और ये क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v नॉट। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। इसमें लिखो, माना दो द्रव्यमान m1 तथा m2 एक दूसरे से टक्कर करते हैं, माना दो द्रव्यमान m1 तथा m2 एक दूसरे से टक्कर करते हैं, यदि u1 u2 तथा v1 v2 S निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात वेग हो, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस q ऊर्जा के अन्य रूप, q क्या है, ऊर्जा के अन्य रूप। आगे गैलीलियन वेग रूपांतरण से या गैलीलियन वेग रूपांतरण अनुसार ये इक्वेशंस आ जाएगी, u1 इज इक्वल टू u1 प्राइम प्लस v नॉट, u2 इज इक्वल टू u2 प्राइम प्लस v नॉट, v1 इज इक्वल टू v1 प्राइम प्लस v नॉट एंड v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v नॉट आ जाएगी। नेक्स्ट में substituting equation 2 into 1 we get इसको इसमें रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हाफ m1 u1 की जगह क्या आ जाएगा, u1 प्राइम प्लस v नॉट का स्क्वायर, हाफ m2 u2 प्राइम प्लस v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
m1 v1 प्राइम प्लस v0 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम प्लस v0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर्स का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, वेक्टर्स का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे एक नोट डालो, नोट, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में एक वेक्टर a है और एक b है और इसका स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। तब a और a सबसे पहले क्या होगा, a डॉट a होगा, फिर a का b के साथ में होगा a डॉट b, फिर b का a के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा और b का b के साथ में। डॉट का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल a डॉट b है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और a और b के बीच का एंगल। तो उसी तरीके से अगर मान लो a डॉट a मैं बोलूं, तो a का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी a है तो a का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर सेम ही है तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का a भी इधर है, दूसरा a भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाता है a स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये a डॉट a तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड का है। उसी तरीके से a डॉट b एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे b डॉट a कह लो चाहे a डॉट b कह लो, दोनों में अंतर नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो हमारे को रिजल्ट में क्या मिलती है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b हो जाएगा। यहां तक समझ आया। तब हमारे केस के अंदर क्या है, हमारे केस में a और b की जगह कौन कौन है, u1, हाँ u1 नहीं लिखा क्या यहाँ पे, ये हो जाएगा u1 प्राइम है और v0 है, इसका स्क्वायर करेंगे, हेंस स्क्वायर करो क्या आएगा, हाफ m1 u1 प्राइम का स्क्वायर प्लस v0 का स्क्वायर प्लस 2 u1 प्राइम डॉट v0, हाफ m2 u2 प्राइम का स्क्वायर प्लस v0 का स्क्वायर प्लस 2 u2 डॉट v0। ये किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर प्लस 2 v1, सॉरी प्राइम चल रहा है ना, तो प्राइम डॉट v0 प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर प्लस 2 v2 डॉट v0, और साथ में एक क्यू भी चल ही रहा था। यहां तक कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। अब यहां पे देखो, हाफ m1 v0 स्क्वायर, इधर भी क्या आएगा, हाफ m1 v0 स्क्वायर, यहाँ पे हाफ m2 v0 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी हाफ m2 v0 स्क्वायर आएगा, तो वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हाफ m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, m1 u1 प्राइम डॉट v0 प्लस हाफ m2 u2 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 u2 प्राइम डॉट v0। उसी तरीके से इधर में भी क्या आ जाएगा, हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m1 v1 प्राइम डॉट v0 प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम डॉट v0। सही है। अब यहां पे भी देखो, u1 का v0 के साथ डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे u2 प्राइम का v0 के साथ डॉट प्रोडक्ट है,
तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो कुछ टर्म्स तो एज इट इज आ जाएगी, u1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 प्राइम का स्क्वायर प्लस किन किन टर्म्स को कंबाइन करना है, इसको और इसको करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम और इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा v0 के साथ में। उसी तरीके से इधर हो जाएगा हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर प्लस m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम डॉट v0। अब ये देखो m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम और यहाँ क्या है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। mv मोमेंटम, कोलिजन से पहले का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू s प्राइम फ्रेम, मोमेंटम बाद का, कोलिजन के बाद का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू s प्राइम फ्रेम। और अभी अभी पढ़ के आए हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, यही होगा। तो ये वाली टर्म इसके बराबर है और दोनों एक ही v0 से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ m1 u1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे वेलोसिटीज कौन सी है, s प्राइम फ्रेम की है। और एक q भी तो चल रहा था, लाइक q को कहाँ छोड़ा है अपन, q को कहाँ छोड़ आए, यहाँ पे प्लस q चल रहा था ना, हाँ ये प्लस q। तो ये हो जाएगा इट शोज द इनवेरियंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेम वैसा ही कुछ फॉर्मेट आ रहा है, मैथमेटिकल फॉर्म वैसी आ रही है जैसे एस फ्रेम के लिए निकली थी। तो ये लॉ भी हमारा क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। अब कुछ और चीजें हैं जैसे लेंथ हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये भी इनवेरिएंट क्वांटिटी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। इसका एक बार देख लेते हैं, हिंदी में कुछ लिखना है क्या इसमें, नहीं इसमें हिंदी में कुछ भी नहीं लिखना। इससे पहला वाला मैं हिंदी में तुम्हें लिखवा चुकी हूँ, लिखवा दिया है। यहाँ पे तो क्या दिखाता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चरता को दर्शाता है। तो यहाँ पे तीन चीज आज अपन ने प्रूफ करी है। पहला अपन ने पढ़ा है न्यूटन इनवेरियंस, एक पढ़ा है हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का इनवेरियंस और एक पढ़ा है हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का इनवेरियंस। तो तीन में से कोई ना कोई एक प्रकट हो जाता है, पेपर में देखने को मिल जाता है जनरली। तो कोई सा भी आए, अपने को सारे आते हैं। अपन ने क्या बोला था, अपन कुछ नहीं छोड़ेंगे, अपन पूरा पढ़ेंगे ठेठ से ठेठ तक। कोई क्वेश्चन अगर एक बार भी आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, अपन करेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और थ्योरी तो खैर पूरी कंप्लीट करनी है अपने को। तो अब इसमें एक दो चीजें और हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई या फिर अपनी बात हो गई लेंथ की बात हो गई, कि ये वैल्यूज भी क्या होती हैं, इनवेरिएंट होती हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, बहुत टाइम से थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी होने चाहिए। फिजिक्स बिना क्वेश्चन के तो यार क्या ही होती है, फिर तो बच्चे को एसएसटी ले लेनी चाहिए, वहाँ पे थ्योरी होती है। हमने साइंस लिया है तो थोड़ा चीजों को मैथमेटिकली भी देखते हैं कि किस तरीके से जो हमने पढ़ा है क्या वो चीजें एक्चुअल में हम अप्लाई कर पा रहे हैं। फिजिक्स के अंदर केवल थ्योरी ही मायने नहीं रखती है, दोनों चीजें इक्वल मायने रखती है। अगर आपको थ्योरी समझ आती है लेकिन आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल पा रहे हो तो भी आपको फिजिक्स नहीं आती, और अगर आप न्यूमेरिकल निकाल पा रहे हो लेकिन आपको थ्योरी नहीं आ रही है तब भी आप फिजिक्स नहीं जानते हो। तो दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे अपन ने अभी थ्योरी पढ़ ली, अब थोड़े से न्यूमेरिकल भी अपन निकाल लेंगे, जो चीजें पढ़ी है उनको कैसे अपन अप्लाई करते हैं। बाकी
ये लेक्चर्स वगैरह हैं, अभी तो थोड़ा टाइम कंटिन्यू चलेगी, उसके बाद में अपन देखते हैं। ये पूरा प्रॉपर कोर्स बनाया है अपन ने, वो कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ होगा ऐप का लिंक एजे एकेडमिक्स का, वहां पे आपको प्रॉपर अलग अलग फोल्डर्स मिल जाएंगे, वहां पे जाके देख लेना। तो जब तक यूट्यूब पे आ रहा है तब तक तो बढ़िया है, लेकिन जब नहीं आएगा तो फिर वहां से कोर्स देख लेना आप, ठीक है। तो अभी तो यहाँ तक का पढ़ो, यहाँ तक का करो, बाकी अपन मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर, और टाइम से कर लेना ये चीजें, वरना ऐसे बर्डन होता जाएगा एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जो समझने में नहीं आता है बाद में। तो ये करना, चलो भाई, राधे राधे, ध्यान रखना अपना।